तो इश्क हमाम माटम फलिन पट पैरास्टामोल वो कितना इम्पैक्ट करती है किडनी को? बिल्कुल, जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन कोई भी हो, खासकर कोई भी खास पेन किलर्स स्पेशली कहाँ पेन किलर दैट इज सह किडनी खतर हार्मफुल। जो डायलिसिस पेशेंट सह सोरे कह माज तह खेत सह कॉकर तह ठूल तह गाड़ तह सोरे कह सह बता दें, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कंफ्यूजन है कि ऐसा नेफ्रोलॉजिस्ट गशुन कि हमें यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, तो व्हाट इज द नेट डिफरेंस? नेफ्रोलॉजी मेनली डील्स विद द मेडिकल मेडिसिन, जो यूरोलॉजिस्ट है ही डील्स विद द सर्जिकल पार्ट। डायलिसिस क्या बेसिकली? डायलिसिस बेसिकली एक मशीन है। किडनी पेशेंट्स के लिए डूज एंड डोंट्स क्या रहते हैं जो किसी भी किस्म की किडनी डिजीज से गुजरते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, यू शुड लिसन टू योर डॉक्टर। और जान पॉडकास्ट के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम आपकी मुलाकात डॉक्टर्स से कराते हैं। वो डॉक्टर्स जो अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, स्पेशलिस्ट हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुबशर बुखारी। डॉक्टर सईद मुबशर बुखारी एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और ये किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस जैसी चीज़ों पे फोकस करते हैं। और कश्मीर में हम देखते हैं किडनी की बीमारियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो इनसे इन डिटेल नेफ्रोलॉजी के बारे में, किडनी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले ये हमारा दस्तूर है कि अक्सर जब भी कोई डॉक्टर आते हैं हम उनसे उनके बारे में पूछते हैं, तो आप अपने बारे में बताएं, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई एंड वाई नेफ्रोलॉजी, ये स्ट्रीम किस तरीके से चूज़ किया आपने? तो बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। तो मैंने MBBS अपना किया है फ्रॉम GMC श्रीनगर। तो उसके बाद आई डिड माई MD मेडिसिन फ्रॉम सिक्किम सोरा। तो उसके बाद आई वेंट फॉर नेफ्रोलॉजी, क्योंकि जो नेफ्रोलॉजी का ब्रांच, एक तो यहाँ पर वी हैड वेरी लेस नेफ्रोलॉजिस्ट इन कश्मीर। उस टाइम पे बहुत कम नेफ्रोलॉजिस्ट थे, और जो CKD का लोड जो जैसे जो किडनी डिजीज सफ़र करते हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा बर्डन बहुत था। दैट वाज वन रीज़न। और दूसरा ये रीज़न ये भी था कि नेफ्रोलॉजी काफ़ी फैसिनेटिंग ब्रांच लगा उस टाइम। तो इस वजह से आई वेंट फॉर नेफ्रोलॉजी। उस टाइम यहाँ सिक्किम में उस टाइम DM अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था सिक्किम सोरा में। तो आई डिड फ्रॉम IPGMR कोलकाता, वो विच अ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट। तो आई डिड माई DM इन 2021। तो उसके बाद सिंस देन आई एम एसोसिएटेड विद नेफ्रोलॉजी, जो मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ नेफ्रोलॉजी में। बिल्कुल। सबसे पहले एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि किडनी से जुड़े दो डॉक्टर्स रहते हैं, एक नेफ्रोलॉजिस्ट रहता है, एक यूरोलॉजिस्ट रहता है। तो अगर आप ये बता दें, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कंफ्यूजन है कि ऐसा नेफ्रोलॉजिस्ट गशुन कि हमें यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, तो व्हाट इज़ द नेट डिफरेंस? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। और मेनी ए टाइम्स जैसे पेशेंट को नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आना होता है तो ही वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, और उसमें उसका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो सिंपल वर्ड्स में नेफ्रोलॉजी मेनली डील्स विद द मेडिकल पार्ट ऑफ द किडनी डिजीज। जैसे किडनीज जो सर्जिकल पार्ट है, जो यूरोलॉजिस्ट हैं ही डील्स विद द सर्जिकल पार्ट। जैसे किसी को किडनी नेफ्रेक्टमी करनी हो, या किडनी में कोई ट्यूमर हो वो निकालना हो, या कोई भी किडनी की सर्जरी हो, तो उसके साथ यूरोलॉजिस्ट डील करता है। जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो मेनली जो मेडिसिन पार्ट हैं, जैसे किडनी में जो भी बीमारियाँ हैं उनके लिए क्या दवाई लगेगी, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट होगा तो उसके बाद वो उसके जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी किडनी ट्रांसप्लांट रिलेटिव जो भी ड्रग्स देने होंगे, या ऐसे भी किसी को किडनी की तकलीफ है तो दवाई क्या लगेगी, उसमें कौन सी दवाई चलेगी, या इन्फेक्शंस जैसे हैं किडनी के हैं, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, तो नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो मेनली डील्स विद दैट पार्ट। जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो मेनली डील्स विद द सर्जिकल पार्ट ऑफ द किडनी। बिल्कुल। कश्मीर में डॉक्टर साहब जब हम देखते हैं तो पिछले कुछ वक्त से किडनी डिजीजेस काफ़ी ज़्यादा राइज पे हैं। व्हाट इज़ द मेन कॉज, रीज़न क्या चुकी वुचान किडनी डिजीज बढ़ा दुख कर दो? एग्जैक्टली जो ओवरऑल इंसिडेंस बढ़ रही हैं किडनी डिजीज़ की, यहाँ कश्मीर में ही नहीं, वो पूरे इंडिया में। तो एक रीज़न ये है कि जो भी किडनी डिजीज़ का उसका जो लीडिंग कॉज है दैट इज़ डायबिटीज़। तो चूँकि डायबिटीज़ बढ़ रहा है तो इस वजह से जो किडनी डिजीज़ हैं वो भी बढ़ेंगी, बिकॉज जितना ज़्यादा पॉपुलेशन में डायबिटीज़ होगा उतनी ज़्यादा किडनी डिजीज़ भी होगी।
सेकंड चीज़ जो है वो रिलेटेड लाइफस्टाइल है, जैसे ओबेसिटी है, जो हमारा डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन में आपकी ये चीज़ें होंगी तो उतना ज़्यादा किडनी डिजीज़ भी होंगी। तो मेन चीज़ें जो हैं जो वो रिलेटेड आवर लाइफस्टाइल हैं। और एक रीज़न है कि एजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है जितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी होगी विच विल बी इन द ओल्ड एज ग्रुप। तो जितनी ओल्ड एज में लोग जाएंगे उतनी ज़्यादा किडनी के जो हैं चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सो बिकॉज वी हैव एन एल्डरली इंक्रीजिंग एल्डरली पॉपुलेशन, तो वो भी एक रीज़न है कि जो किडनी की तकलीफें वो बढ़ रहे हैं। अगर इसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें, डायबिटीज़ किस तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किडनी को इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल, जो डायबिटीज़ है वो ओवरऑल लीडिंग कॉज है, जो किडनी जिसको बोलते हैं हम उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। ओवरऑल जो भी सीकेडी है उसका जो मेजर चंक है दैट इज़ बिकॉज ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज़। तो जो भी डायबिटीज़ जिस पेशेंट को भी डायबिटीज़ है वो एक रिस्क है ऑफ डेवलपिंग किडनी डिजीज़। खासकर ऐसे पेशेंट जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल में ना हो, जैसे शुगर किसी का कंट्रोल नहीं हो रहा है, या जिसको ऐसी बीमारी हो कि जैसे कोई पेशेंट है उसको डायबिटीज़ फैमिली में है और उसके फैमिली मेंबर को बिकॉज ऑफ दिस डायबिटीज़ किडनी इन्वॉल्व हुई है, तो ऐसे पेशेंट में हाई रिस्क रहता है ऑफ डेवलपिंग डायबिटिक किडनी डिजीज़। तो डायबिटीज़ का जहाँ तक सवाल है, तो डायबिटीज़ में बहुत ज़रूरी बन जाता है कि अर्ली स्क्रीनिंग हो जाए किडनी डिजीज़ की, बहुत जल्दी स्क्रीनिंग हो जाए ताकि हमें जल्दी पता चले कि किडनीज हैव बीन इन्वॉल्व। तो जितनी जल्दी स्क्रीनिंग होगी, आजकल स्पेशली आज हमारे पास ऐसे ड्रग्स हैं कि वी कैन जो ये प्रोग्रेशन है वो हम कम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ जो डायबिटिक किडनी डिजीज है। बिल्कुल। तो डायबिटीज़ जैसे आपने कहा कि इसके भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन यूजुअली आम फहम ज़बान में जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं इससे बनान की ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, एक लाइफस्टाइल डिजीज़। इफ़ वी कंट्रोल इट, इफ़ वी फॉलो द प्रोटोकॉल, तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर टाइमली तौर पे उसे कंट्रोल किया जा सके तो किडनी को भी बचाया जा सकता है। बिल्कुल, किडनी का बहुत क्लोज रिलेशन है विद दिस शुगर कंट्रोल। मतलब डायबिटीज़ में जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं आपके, जैसे किडनीज होती हैं, आपका हार्ट होता है, आपकी जो आँखें होती हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसको बोलते हैं। तो किडनी का ये है कि देखा गया है कि जितना अच्छे से हम शुगर कंट्रोल करेंगे, जितना वेल कंट्रोल पेशेंट का जो शुगर हो जितना वो अच्छा कंट्रोल होगा, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है ऑन डायबिटिक किडनी डिजीज। उससे बहुत कम हो जाता है इंसिडेंस ऑफ किडनी डिजीज इन डायबिटीज़। इट इज़ नॉट ट्रू फॉर एवरीथिंग। जैसे डायबिटीज़ में बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ हैं, जैसे हार्ट की कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उसमें उतना अच्छा कोरिलेशन नहीं है ये शुगर कंट्रोल और इस इंसिडेंस का। लेकिन फॉर डायबिटीज़ इट्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। जितना आप शुगर अच्छे से कंट्रोल करोगे उतना जो किडनी डिजीज है दैट उसके कम चांसेस बनेंगे होने के किडनी डिजीज के। बिल्कुल। तो उसके साथ साथ डायलिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे बचाएं कि लोग पाते डायलिसिस करना हुआ। एंड जब भी हम डायलिसिस की बात सुनते हैं लोगों के जहन में कई सारे खदशात, कई सारे सवाल उठते हैं। क्या डायलिसिस कराना ठीक है? पहले तो हम इस बात पे फोकस करते हैं। हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक डायलिसिस का सवाल है, देखिए जो हमारा किडनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक प्रॉब्लम है, इसको हम बोलते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज, सीकेडी। द थिंग विद क्रोनिक किडनी डिजीज कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, कि ये विद टाइम प्रोग्रेस करती है और इरिवर्सिबल है। यू कैन मतलब कुछ हद तक आप दवाई देके बाकी चीज़ें देके यू कैन स्लो इट्स प्रोग्रेशन, लेकिन ये डिजीज बाय एंड लार्ज इरिवर्सिबल है। तो सीकेडी जब ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है कि आपकी किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, अब पेशेंट को सिम्टम आना स्टार्ट हो गए हैं कि किडनी ने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया या बहुत कम काम कर रही है, तो इसकी वजह से पेशेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे पेशेंट को अभी कुछ हजम नहीं हो रहा है, उसमें खून कम हो रहा है, बाकी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो बिकॉज आपकी किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है। अब इस स्टेज पे पहुंच गया है कि किडनी अब एडवांस स्टेज पे चली गई, अब वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। तो इस टाइम आपको वी नीड सम रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको हम कहते हैं, ऐसी चीज जो किडनी का काम, बिकॉज किडनीज अब फंक्शन नहीं कर रही, तो वी नीड समथिंग जो किडनी का काम कर सकते। तो उस टाइम हमारे पास दो ही चॉइसेस होती है, या तो पेशेंट का ट्रांसप्लांट हो जाए, तो ट्रांसप्लांट में आप क्या करते हो, यू गेट अ डिफरेंट किडनी फॉर द पेशेंट। एक ऐसी किडनी का रिप्लेसमेंट, बेस्ट रिप्लेसमेंट किडनी ही है। तो किडनी काम कर नहीं, यू गिव हर न्यू किडनी, तो वो काम करेगी।
जब तक वो हर किसी केस में वो पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, किसी को डोनर नहीं होता है या वो कोई ऐसा किसी का हेल्थ कंडीशन ऐसी होती है कि ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं होते हैं, या बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है, तो इन दैट केस डायलिसिस हम करते हैं। तो डायलिसिस सिंपली इट इज अ फॉर्म ऑफ रिनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब किडनी का काम करती है डायलिसिस मशीन। व्हाट एक्चुअली इज डायलिसिस? डायलिसिस क्या बेसिकली? डायलिसिस बेसिकली एक मशीन है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर जो हम डायलिसिस करते हैं दैट इज हीमोडायलिसिस, कशिर पर मतलब खूनिज डायलिसिस। इसमें दो टाइप्स हैं, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल अब यहाँ पर उतना नहीं होता है, लेकिन हीमोडायलिसिस ज़्यादा कॉमन, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। हीमोडायलिसिस इज कि आप क्या करते हो कि आपके पास एक मशीन होती है जो किडनी का काम करती है, सिंपल वर्ड्स में। तो जो भी मॉलिक्यूल्स जो आपकी सेहत के लिए हार्मफुल हैं, ठीक है, तो उन मॉलिक्यूल्स को खून से बाहर निकालना या आपके जिस्म से बाहर निकालना। तो क्योंकि किडनी नॉर्मली ये काम करते हैं, लेकिन एक पेशेंट में आप किडनी काम नहीं कर रही है, तो वो काम अब आपकी डायलिसिस मशीन कर रही है। वो सारे मॉलिक्यूल्स जो आपकी सेहत के लिए हार्मफुल हैं, तो वो सारी मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना ये किडनी या डायलिसिस मशीन का काम है। कुछ साइड इफेक्ट्स हैं डायलिसिस के एक ह्यूमन बॉडी में? डायलिसिस लाइफ सेविंग प्रोसीजर, इसमें मतलब ऑब्वियसली हर एक चीज़ जो भी कोई प्रोसीजर होगा उसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन डायलिसिस है लाइफ सेविंग, मतलब अगर पेशेंट डायलिसिस नहीं करेंगे तो ही कैन नॉट सर्वाइव। डायलिसिस के बगैर सर्वाइव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किडनी जब बिल्कुल काम ही नहीं कर रही है, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर लाइफ थ्रेटनिंग, जो बिल्कुल विद इन नो टाइम पेशेंट की जान जा सकती है। तो इन दैट केस कि डायलिसिस तो मतलब डायलिसिस के बगैर तो कोई चारा नहीं है, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि चारा है ट्रांसप्लांट, लेकिन जब तक ट्रांसप्लांट ना हो या जब तक आप ट्रांसप्लांट पॉसिबल हो तब तक तो डायलिसिस ही है जो लाइफ सेविंग है। अगर टाइम पे डायलिसिस ना हो तो पेशेंट कैन नॉट सर्वाइव, पेशेंट तो बच ही नहीं सकता। प्रिकॉशंस क्या है एक डायलिसिस पेशेंट के लिए? एक पेशेंट जो डायलिसिस पे है, जो हफ्ते में 1 बार 2 बार डायलिसिस कराता है, उनको किन चीज़ों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स है रिगार्डिंग डायलिसिस, जो डायलिसिस पे पेशेंट होता है। तो फर्स्ट तो है एडिक्वेट डायलिसिस होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं। यूजुअली हम रिकमेंड हैं 3 पर वीक, हफ्ते में 3 डायलिसिस होनी चाहिए। ये मैक्सिमम लिमिट? हाँ, मिनिमम है। तो अब फॉर सम रीजन हर पेशेंट नहीं कर पाते हैं, तो हम यूजुअली बहुत सारे पेशेंट हैं वो रिकमेंड 2 पर वीक डायलिसिस, ठीक है, लेकिन दिस शुड बी द मिनिमम। अब कोई पेशेंट हफ्ते में 1 ही डायलिसिस करता है, सो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। तो पहली बात तो एडिक्वेट डायलिसिस होनी चाहिए, ठीक। दूसरा है कि बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे पेशेंट डायलिसिस पर उसको बोलते हैं माज की हुच्ची नहीं, तो ये सारे मिथ्स हैं। डायलिसिस पेशेंट जो है उसमें सबसे बड़ा इशू होता है वो है न्यूट्रिशन का। ये वन तो कशर पॉइंट, ताकि सारी समझन क्या ये वारिया तिम नफर यम डायलिसिस करना। बिल्कुल, जो डायलिसिस पेशेंट सो सोरी क्या नॉर्मली सोरी क्या चीज़ वन रिकमेंड कर, खास अगर पेशेंट 2 डायलिसिस कर ना नॉर्मली माज सो कॉकर तह ठूल तह गाड़ सोरी क्या सो इनफैक्ट तमिस मज गम चीज़ ज़्यादा तम प्रोटीन रिक्वायरमेंट ठीक ठाक। ये मिथ जैसे पेशेंट को प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, ऐसे डायलिसिस पेशेंट, इसको किडनी के लिए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ही शुड टेक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, जैसे रिकमेंडेड है। तो अब कुछ चीज़ें हैं वो यूजुअली हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि पेशेंट यूजुअली 3 पर वीक डायलिसिस कराएं। उन केस में हम यूजुअली फूड्स रिच इन पोटेशियम, जैसे हम बोलते हैं पेशेंट जूस गन चोन या केल गन खेन या ड्राई फ्रूट्स हैं, खजूर है, ऐसी कुछ चीज़ें विच आर रिच इन पोटेशियम। तो ऐसी चीज़ें हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि अवॉइड ही करें, लेकिन बाकी तो सब कुछ पेशेंट। और सॉल्ट इंटेक कम होना चाहिए, सॉल्ट इंटेक कम होना चाहिए। और यूजुअली हम बोलते हैं कि अगर पेशेंट को रेजिडुअल रेनल फंक्शन, हम मतलब पेशेंट का अब किडनी का अपना फंक्शन बहुत कम है, उस केस में हम रिकमेंड करते हैं कि ज़्यादा फ्लूइड भी ना लें। फ्लूइड सॉल्ट कम रखना है, और पोटेशियम जो है वो कम पोटेशियम रिच फूड्स नहीं लेने। बाकी जो भी नॉर्मल डाइट हम लेते हैं वो ले सकते हैं। बिल्कुल। अख चीज़ बेस वुचमुत सोसाइटी मज कॉमन कि शख्स डायलिसिस करना तमिस अंद कुन थावान, तमिस मास्क लागान, तमिस वनान अमिस गस इन्फेक्शन गसुन, यह गस बाकियों नश दूर रोजुन। क्या ये सब करना ज़रूरी है? क्या इसका कुछ क्राइटेरिया है डायलिसिस के साथ जुड़ा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये तो इफ़ यू गो टू डेवलप्ड वर्ल्ड, वहाँ पर तो डायलिसिस पेशेंट बिल्कुल ऐसे ड्राइव करके आएगा, वो यू विल टेक 1 सेशन ऑफ डायलिसिस, पर ड्राइव करके खुद वापस जाएगा एंड डू हिज रूटीन वर्क। तो ऐसा ही अगर डायलिसिस पेशेंट अगर अच्छे से डायलिसिस करे, अच्छे से डाइट ले, ज़्यादा
मतलब विदाउट एनी रीज़न परहेज़ ना करें, तो अपना न्यूट्रिशन अच्छे से रखें। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि अलग रखना है, अलग रूम रखना है, ऐसे मास्क, इवन दो जो नॉर्मली सब लोग प्रिकॉशन, बिकॉज थोड़ा सा दे आर इम्यूनोसप्रेसेंट, लेकिन ऐसे कोई कुछ नहीं है कि ये अपना काम नहीं कर सकते। अपने टाइम पे वैक्सीनेशन लें, ठीक है, जैसे ईयरली वैक्सीनेशन हम सब में रिकमेंड करते हैं, तो टाइम पे जैसे निमोनिया का वैक्सीन करें, इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन करें, दे कैन डू देयर रूटीन वर्क, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। उसके साथ साथ मुबशिर साहब, यूजुअली कश्मीर में ओवरऑल किडनी के मसले मसाइल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मेजर क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम किडनी डिजीजेज या किडनी प्रॉब्लम्स कह सकते हैं जो कश्मीर में देखने को मिलती है? बिल्कुल, एक्चुअली किडनी डिजीज़ के रिगार्डिंग जो है, मतलब लोग अक्सर पूछते हैं, बिकॉज लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है। लोग हमें क्या खाना चाहिए, जो हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हार्ट के बारे में उनको पता है, मतलब वो बोलेंगे कि नहीं सिगरेट नहीं पीनी है या अपना वेट कंट्रोल करना है, वी शुड टेक दीज मेनी स्टेप्स, तो खाना ऐसा होना चाहिए। लेकिन किडनी के बारे में तो मैं एक ही बात कहूँगा कि वट एवर इज गुड, जो आपके लिए, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, वो आपकी किडनी के लिए भी अच्छा है। तो अब अगर आप रोज़ चलेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, अपना वेट कंट्रोल करेंगे, लेस सॉल्ट, अपना सॉल्ट कम लेंगे, तो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा लेंगे, प्रोसेस्ड फूड से अवॉइड करेंगे, तो एवरीथिंग दैट इज गुड फॉर योर हार्ट इज गुड फॉर योर किडनी आल्सो। बट व्हाट आर द मोस्ट कॉमन डिजीजेस जो किडनी डिजीजेस कश्मीर में प्रेवलेंट है? बिल्कुल, जैसे डायबिटीज़, तो सबसे लीडिंग कॉज तो डायबिटीज़ है ओवरऑल दुनिया में, जो भी किडनी डिजीज़ है। उसके बगैर अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बीपी को अच्छे से कंट्रोल करें, जो भी दवाई हैं वो खाएं, टाइम पे खाएं, रेगुलरली अपना बीपी चेक करें, ठीक है। उसके बगैर भी उन डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को छोड़ के हमारे पास बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कुछ बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ हैं, तो उनमें सबसे कॉमन यहाँ पर एडीपी केडी, जिसमें सिस्ट्स बन जाती हैं किडनी में। इसके अलावा भी बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ हैं, तो उन जेनेटिक डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, यही सब हैं जो मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स किडनी डिजीज़। सो डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि कई सारी चीज़ें होती है और कई सारे मिथ्स भी किडनी डिजीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। इस सब में आपने शुरू में जिक्र किया कि किडनी ट्रांसप्लांट एक चीज़ है, तो क्या किडनी ट्रांसप्लांट अल्टीमेट ऑप्शन है? ये लास्ट में किया जा सकता है या लास्ट में किया जाता है? और 1 किडनी पे सर्वाइवल कितना है? बिल्कुल, जहाँ तक बात कब किया जाता है, तो यूजुअली वही हम जब सीकेडी में ऐसा स्टेज आ जाता है जिसको हम सीकेडी 5 बोलते हैं, मतलब एंड स्टेज रेनल डिजीज, जब किडनी अपना बिल्कुल पेशेंट की काम नहीं कर रही है। सो अब हमें ज़रूरत है कोई ऑल्टरनेटिव जो उस किडनी का काम करे, तो उस एंड स्टेज पे सीकेडी 5 में जो है वो दैट टाइम वी स्टार्ट लुकिंग फॉर ट्रांसप्लांट, उस टाइम ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। और जहाँ तक एक किडनी की बात है, जो ट्रांसप्लांट पेशेंट है, अभी हमारे पास ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं कि जो ट्रांसप्लांट जो एक पेशेंट का आउटकम बहुत इम्प्रूव हुआ है, मतलब 10 ईयर सर्वाइवल, 15 ईयर सर्वाइवल, सारे पैरामीटर्स बिल्कुल इम्प्रूव, अच्छे से इम्प्रूव है। और जो डोनर है, स्पेशली जो है डोनर को हम अच्छी तरह से पहले जो भी डोनेट करता है किडनी, तो उसके प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है कि ऑलरेडी उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, वो सब कुछ स्क्रीन होता है, उसकी किडनी फंक्शन देखा जाता है कि बिल्कुल नॉर्मल हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो डोनर है उसको कोई प्रॉब्लम। तो डोनर का फुल स्क्रीनिंग होता है, उसका फुल इवॉल्यूशन है। व्हेन वी आर फुली सेटिस्फाइड, तो तब भी वही पेशेंट जो है वो ही कैन डोनेट हिज किडनीज। क्या क्या क्राइटेरियाज है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती है एक डोनर में? ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, क्या ये सही है? और बाकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तब जाके वो किडनी डोनेट कर सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये पेशेंट शुड बी नॉन डायबिटिक, ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ही इज हिमसेल्फ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग किडनी डिजीज, तो पेशेंट नॉन डायबिटिक होना चाहिए। और इसके अलावा जो है पेशेंट को खुद कोई किडनी डिजीज नहीं होनी चाहिए, जैसे हम उसका जो सारा किडनी फंक्शन देखते हैं, हम उसका पूरा हम यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, वो सब हम इवॉल्वेट करते हैं कि पेशेंट जो खुद उसकी किडनीज ठीक होनी चाहिए, पूरा उसका इवॉल्वेशन होता है, उसका हार्ट ठीक काम कर रहा है, बिकॉज सर्जरी होनी है, एट रिस्क है पेशेंट। तो जब हम व्हेन वी आर फुली सेटिस्फाइड कि पेशेंट जो है ही कैन डोनेट, उसके बाद ही डोनेट कर सकता है। जहाँ तक आपने ब्लड ग्रुप की बात की, तो ब्लड ग्रुप अभी क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज उसको हम बोलते हैं एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट, जैसे ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है, कंपैटिबिलिटी नहीं है। लेकिन हमारे पास अभी ऐसी आ गए हैं, ऐसी फैसिलिटी है कि
हम ऐसे पेशेंट भी बिल्कुल उनका भी ब्लड जो है ट्रांसप्लांट हो जाता है, अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं भी कर रहा है तब भी हो सकता है। ये चीज़ें भी पॉसिबल है क्या? जो नेफ्रोलॉजी है ये इतनी एडवांस हो चुकी है आज के वक्त में कि हम दवाई से भी किडनी डिजीजेस को टू सम एक्सटेंट ट्रीट कर सकते हैं, यानी हमें डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट तक की नौबत ना आए? हाँ बिल्कुल, वो अर्ली स्टेज ऑफ सीकेडी में हमारे पास जो अभी दवाइयाँ हैं और न्यूअर थिंग्स आर कमिंग अप कि मतलब जो किडनी डिजीज है इसका प्रोग्रेशन उतना ना हो, जैसे सीकेडी जो स्टेज 2 है, जैसे या स्टेज 3 पे कोई है तो प्रोग्रेशन जो है हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर ए सर्टेन टाइम जैसे सीकेडी 5 है कोई, इसमें हमारे पास अभी 2 ही ऑप्शन है, ट्रांसप्लांट और डायलिसिस। अभी हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है कि कोई बोले कि नहीं मैं आपको ठीक कर दूंगा दवाई से ही, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल फिर ट्रांसप्लांट ही नहीं करते। तो उस इन दैट केस हमारे पास तो ट्रांसप्लांट या डायलिसिस तो करनी ही पड़ती है उस स्टेज पे। लेकिन अगर पहले पेशेंट आता है या बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, नॉट एवरी किडनी डिजीज इज सीकेडी, जैसे हर कोई बीमारी जो है वो सीकेडी नहीं, किसी का जैसे क्रिएटिनिन मार्कर हो जैसे वो आ गया तो उसको सबको लगता है कि ये शायद सीकेडी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो किडनी को इफेक्ट करते हैं और उनका सही टाइम पे इलाज हो जाए तो वी कैन सेव द किडनीज। लेकिन सही टाइम पे इंटरवेंशन होना, बिल्कुल इंटरवेंशन होना चाहिए, क्योंकि किडनी डिजीज ऐसी बीमारियां हैं कि अगर सही टाइम पे इसका विंडो बहुत स्मॉल रहता है, अगर जल्दी इलाज ना हो तो पेशेंट में लूज टाइम पीरियड वारिया कम। ओके डॉक्टर साहब, अक्सर हम आम फहम जबान में इस पन्न गरन मजीद कथ वनान कि त्रेश चाहिए वारिया त्रेश चाहिए। एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट, एज ए स्पेशलिस्ट इन किडनी, कितना इनटेक करना है पानी का? इच्छा चून, इच्छा ज्यादा चून, इच्छा कम चून, कूता चून, व्हाट इज द एडवोकेट अमाउंट? बिल्कुल, जो पहली बात है कि बहुत कुछ बीमारियां हैं जिनमें फ्लूइड इनटेक से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैंने आपको एक बीमारी बोली थी, उसको हम बोलते हैं ADPKD, वो ऐसी बीमारी सिस्टर्स किडनी में बन जाती है। तो वो ऐसी बीमारी है कि बहुत सारा पानी पीने से देखा गया कि वो बीमारी जो है बहुत हद तक कंट्रोल में रहती है, बहुत सारा पानी पीने से। इसी तरह से कुछ बीमारियां जैसे जिसको कोई स्टोन फॉर्मर है, बार बार स्टोन्स बन रही हैं किडनी में, तो ऐसे केस में हम रिकमेंड करते हैं कि बहुत सारा पानी पियो। तो बाकी जो जैसे हम आप या मैं हूँ या कोई और है, तो हमारे लिए तो हम देयर इज नो एग्जैक्ट क्वांटिटी, हम ऐसे तो मेजर करके पानी तो नहीं पियेंगे कि नहीं आज मैं 2 लीटर पीऊंगा तो फिर हम उतना ही 2.1 लीटर नहीं पियेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो एक्चुअली हमारी बॉडी जो है वो खुद ही रेगुलेट करती है, क्योंकि अगर आप नहीं भी चाहोगे, अगर आपको बॉडी में पानी कम हो गया तो आपको प्यास तो लगेगी, ये बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन फिर भी वी शुड, मतलब यूरिन जो आपका अच्छा मार्कर है कि आपको लग रहा है कि आप हाई कलर्ड यूरिन कर रहे हो, यूरिन कलर थोड़ा जर्द आसान को तम सह इंडिकेशन अब इसमें पे फ्लूइड थोड़ा ज्यादा पहम चुन, या यूरिन पेशाब करने फ्रीक्वेंसी कम गई थोड़ा बहुत, तम साथ सह इंडिकेटर आसान ना फ्लूइड थोड़ा बॉडी में कम मे पे ज्यादा पहम। यूजुअली पैरामीटर की कोता चुन 2 लीटर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ऐसा क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसे रिसेप्टर्स ऑलरेडी है, वो डिटेक्ट करते हैं कि आपने कम पानी पिया है, तो बॉडी में ऐसे रिसेप्टर्स हैं कि वो आपको सिग्नल भेजेंगे कि ज्यादा आपको प्यास लगेगी। तो हाँ वो, लेकिन यू शुड ट्राई कि आप यूरिन का कलर जो है ट्राई गए बाशो पानते जरदार सांच गो पेशाब या थोड़ा पेशाब गो कम, दैट मीन्स कि आपका फ्लूइड कम है। बिल्कुल, आपने किडनी स्टोन्स की बात की, या गॉल ब्लैडर्स में स्टोन आसान ना किडनी में आसान। गॉल ब्लैडर अल्टीमेट ऑप्शन की गॉल ब्लैडर रिमूव करो। किडनी में कहते हैं कि इसमें फ्लूइड्स या कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जिससे वो गल के आपकी यूरिन के साथ पास होते हैं, तो वो क्या चीज है, उसमें क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है और किस तरीके से वो प्रोसेस होता है? बिल्कुल, किडनी स्टोन्स का जहाँ तक क्वेश्चन है, पहली बात तो है कि जो भी किडनी स्टोन वाला पेशेंट है उसमें हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि इसमें हमें वी शुड ऑलवेज इन्वेस्टिगेट कि इसको स्टोन्स बंद क्यों रही हैं। बहुत सारे टाइम ऐसे है किडनी स्टोन पेशेंट वो आएगा तो सर्जरी करके चला जाएगा, बट वी डोंट नो कि इसको स्टोन्स बार स्टोन्स क्यों बन रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले तो वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, कुछ साथ बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा, ठीक है, हार्मोन ज़्यादा, तम कैल्शियम ज़्यादा, सह किडनी में जमा, या कंस पेशेंटस में बाकी क्या साल्ट, फॉर एग्जांपल ऑक्सलेट सह किडनी में जमा, को तथ गई पूर पे जांच गई, उसकी जांच होनी चाहिए कि ये इसको
कैल्शियम तो नहीं है ज़्यादा, या कोई यूरिन के साथ इसका ऑक्सीलेट तो नहीं ज़्यादा नहीं जा रहा है, या ब्याक चीज़ यम स्टोन दिवान बन कह पेशाबस में चीज़ यूरिन के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी जाती हैं जो स्टोन को बनने से रोकती है। ठीक है, तो कुछ पेशेंट में वो कम होता है, जैसे साइट्रेट एक है, ठीक है, तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि मतलब क्यों बन रही है, अगर स्टोन बार बार बन रही है क्यों बन रही है। वो एक नंबर 2 है कि जो स्टोन फॉर्मर है तमिस बाकी क्या आफ्टर थॉरो इन्वेस्टिगेशन तमिस वुचान गोड कह चीज़ मा ज़्यादा गसान यूरिनस पास, या खूनस मा क्या प्रॉब्लम, या किडनी, या वारियान जेनेटिक प्रॉब्लम्स, तुम सारी चीज़ गसान इन्वेस्टिगेट गसान। आफ्टर दैट अगर उसके बाद ही हम प्रॉपर उसको दवाई दे सकते हैं कुछ जिससे बार बार वो स्टोन ना बने। पर इस पेशेंट यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि वो बहुत सारा पानी पिए और एक ही टाइम नहीं पिए, सुबह चो त्रेश पत दोस की, सुबह शाम खासकर रात को सोते टाइम, क्योंकि रात में तो यूरिन पास नहीं होता है, तो यूरिन जो है वो एक ही जगह जमा होता है, स्टेसिस होता है, तो उसमें स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रात के सोते स्पेशली ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि रोतली नीर से 1-2 लट नेबर, तो उसमें फिर वो रिस्क जो है कम होता है। या तमें तुमन वन खेन तम टाइप कस्म खोन ये जू फॉर एग्जाम्पल साइट्रेट रिच फूड, क्या वेजिटेबल्स फ्रूट्स क्या खेन, या वारिया चीज़ पे अवॉइड कर तुम सो है डॉक्टर वन स्टोन यह अमिस कस स्टोन बना अमिस क्या स्टोन कस्म किस्म अमिस कस स्टोन बार बार बना तो तम खतर कुछ फूड पे अमिस खोन तो कुछ पे क्या पे नहीं खोन क्या किस्म अत फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन, अच्छा ब्याक कैल्शियम फॉस्फेट, या यूरेट स्टोन, किस्म स्टोन सह स्टोन पास कर तथ एनालिसिस कर यह कुछ स्टोन, या पे यूरिन से वुचान इसके कौन क्या मतलब यूरिन में क्या प्रॉब्लम है, तो लाइकली ऐसी स्टोन बन रही है। बिल्कुल, यूरिन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद किडनी। बिल्कुल, यूरिन का कलर चेंज होना या कम आना ज्यादा आना, क्या वो कुछ इंडिकेशन है या वो कोई साइन है किसी चीज का? बिल्कुल, हम इन आवर लैंग्वेज वी सी कि जो यूरिन है इज अ सॉर्ट ऑफ बायोप्सी ऑफ द किडनी। जैसे आप बायोप्सी लेंगे, आप वहाँ माइक्रोस्कोप में देखेंगे किडनी में क्या हो रहा है, तो उसका एक मार्कर आपको उससे वही चीज़ आपको यूरिन भी बता सकती है। तो यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कोई है जिसको जो पहले ठीक जैसे यंग एज में कोई रात को बार बार यूरिन करने जाते हैं, उसको हम बार बार रात में 2-3 बार निकलना पड़ता है यूरिन के लिए, वो एक इंडिकेटर हो सकता है कि पेशेंट को किडनी डिजीज हो सकती है, सीकेडी हो सकता है, या कहाँ कोई किसी को यूरिन के साथ ब्लड जा रहा है, रेड कलर्ड यूरिन जा रहा है, या कोला कलर्ड यूरिन जा रहा है, वो एक इंडिकेटर है कि यूरिन किडनी में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। या बच्चों में, जैसे बच्चों में यूरिन पे बियॉन्ड ए सर्टेन एज, जैसे कुछ एज तक तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट यंग एज में अराउंड 4-5 ईयर्स तक पेशेंट फुल कंट्रोल मैच्योरेशन बैठ के हैं, लेकिन अगर बियॉन्ड सर्टेन एज पेशेंट को रात को यूरिन हो रहा है, ठीक है, यूरिन पे कंट्रोल नहीं आ रहा है, या दिन में फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बहुत ज़्यादा है, बार बार पेशाब करने का सुन, या वारिया ज़्यादा पेशाब हम सारी चीज़ इंडिकेटर किडनी में देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द किडनी, सो शी शुड कंसल्ट अ नेफ्रोलॉजिस्ट। ओके, जॉन्डिस क्या वो भी कुछ किडनी के साथ कनेक्टेड है, उसका भी कोई लिंक है? जॉन्डिस इज मेनली लिंक्ड विद योर लिवर। हाँ, किडनी जैसे येलो कलर, येलो डिस्कलरेशन यूरिन, आपको बोल सकते हैं कि पेशेंट को जॉन्डिस तो नहीं है, बट मेनली जॉन्डिस जो है दैट इज मेनली एसोसिएटेड विद योर लिवर। ऐसे किडनी के साथ तो उतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है उसका। तो आप नूरा हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज देते हैं नेफ्रोलॉजी के रिलेटेड? क्योंकि मेडिसिनल पार्ट है, इसमें हम सर्जरी का पार्ट तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेडिसिनल वैल्यू कितना है और मेडिसिनल पार्ट में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटीज़ है जिसपे कोर आपका है, जिस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है? बिल्कुल, नूरा हॉस्पिटल में जैसे वी हैव रनिंग ओपीडी, हमें 24/7 जो है वी हैव, हर दिन हमारा जो है नेफ्रोलॉजी ओपीडी चलता है, जो वहाँ पर प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है पेशेंट्स की रिगार्डिंग किडनी डिजीज़। इसके अलावा भी वी हैव जो हमारा इंटरवेंशन वहाँ पर होता है, वी हैव एन इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजी, सब कुछ जो भी जैसे किडनी बायोप्सीज है वे उसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, या
कैथेटर्स डालने पड़ते हैं, फिस्टुला बनाने पड़ते हैं डायलिसिस पेशेंट को. सो वी हैव अ सेपरेट इंटरवेंशन नेफ्रोलॉजी यूनिट जहाँ पर हम इंटरवेंशन करते हैं जो भी रिलेटेड नेफ्रोलॉजी हो. एंड वी हैव डायलिसिस सेंटर ऑल्सो जहाँ पर वी डू मोर देन अराउंड 1000 डायलिसिस. मुझे लगता है बहुत कम सेंटर्स होंगे विच आर डूइंग अराउंड 1000 डायलिसिस पर मंथ अराउंड 1000 डायलिसिस. तो वी आर एक्सपेंडिंग. हमारी अभी जो डायलिसिस सेंटर है वी हैव अ न्यू डायलिसिस यूनिट जो हम and in future inshallah we are looking for to start kidney transplant also. बिल्कुल. मुबश्शिर साहब, do's and don'ts क्या है? पहले तो हम इस पे अगर बात करें, किडनी पेशेंट्स के लिए do's and don'ts क्या रहते हैं जो किसी भी किस्म की किडनी डिजीज से गुजरते हैं? बिल्कुल. सबसे पहले जो है मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि लिसन टू योर डॉक्टर. ठीक है, आत्मचिकित्सा जैसे मैं कुछ पेशेंट को एडवाइस करूंगा तो वो घर जाएगा, लेकिन हमसा कोई आएगा उसको बोलेगा कि नहीं सपोज ये करो, उसको तुम्हें ये करना है, वो चाहिए वो करो ये करो, तो उसमें पेशेंट बहुत मिसलीड होते हैं. सो सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा यू शुड लिसन टू योर डॉक्टर. और आप जैसे आपको एडवाइस किया है और ओवर द काउंटर मेडिकेशन अवॉइड करें. ठीक है, ओवर द काउंटर जैसे आप पेन किलर्स ऐसे ही खाते हैं या पेन टॉप प्रथ कह पेन टॉप दवा सह पे बंद ग कि मतलब एक बार स्टार्ट किया लेना तो फिर वो बंद ही नहीं होता है. सो दैट इज ऑल्सो एसिडिक, दैट इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर किडनी डिजीज. क्योंकि कोई भी दवाई जो है तो उस पर किडनी बहुत किडनी पे उसका असर किडनी पे होता है. स्पेशली जो हम PPIs राइट लेफ्ट एंड सेंटर लेते हैं, पेंटोपेराजोल रेबिप्राजोल, इनका इफेक्ट किडनी पे होता है. सो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कोई किसी को भी बिफोर टेकिंग सच मेडिकेशन या फॉर अ शॉर्ट पीरियड जैसे 2 वीक्स के लिए 3 वीक्स के लिए वट एवर यूर डॉक्टर रिकमेंड, जैसे भी आपका डॉक्टर बता रहे हैं वो वैसा करना चाहिए. और इम्पोर्टेंट है कि मुझे लगता है हमारे कश्मीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वी शुड हैव गुड ट्रांसप्लांट प्रोग्राम रनिंग इन कश्मीर. क्योंकि हमारे पास जो वेटिंग पीरियड है बीसीक्यूज में वो अराउंड 1 ईयर का वेटिंग पीरियड कि पेशेंट एक बार रजिस्टर किया अभी इसको ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो जल्दी होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर वेटिंग पीरियड अराउंड 1 ईयर का या मोर देन 6 मंथ्स का ऐसा वेटिंग पीरियड, मतलब इट्स अ लॉन्ग वेटिंग पीरियड. तो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम वी शुड हैव अ गुड ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इन द वैली. और खासकर जो है जैसे बाहर में होता है DM फ्रॉम आउटसाइड, तो वो है कैडावेरिक ट्रांसप्लांट प्रोग्राम. कैडावेरिक मीन्स मतलब कोई पेशेंट जो है सपोज कोई पेशेंट है किसी का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया तो नाउ वी नो ही इज ब्रेन डेड, तो अब सर्वाइवल नहीं होगा, ही इज ब्रेन डेड. तो उस टाइम पे दे डिसाइड टू डोनेट. तो वो हम दैट इज ऑलवेज बेटर देन अगर उसमें क्या होता है कि आई हैव सीन पेशेंट जैसे ट्रांसप्लांट पेशेंट है अमिश का किडनी दिवान, तो उसको अच्छा अपनी जगह वो एक तमिश रोना पानी जैसे उसको अच्छा नहीं लगता है किसी ने, वो एक एहसान जैसा रहता है कि इसने मुझ पर एहसान किया. सो मिन्नत तिश रोजान ना मतलब ट्रांसप्लांट में किडनी, तो वो एक गिल्ट सा रहता है पेशेंट को हमेशा. लेकिन अगर कैडावेरिक हो जैसे पेशेंट ब्रेन डेड है तो वो अपने किडनी दे रहे, डोनर डज नॉट नो, जो रिसिपिएंट है उसको पता नहीं है कि मुझे किसने किडनी दी, या जो डोनर के रिलेटिव्स हैं तो उनको पता नहीं है तो ये किडनी कहाँ गई. तो उस केस में पेशेंट इज गिल्ट फ्री, पेशेंट गिल्ट फ्री और डोनर भी, तो मतलब उसको कोई रिस्क नहीं है. तो दैट इज ऑलवेज प्रेफर्ड. लेकिन देयर आर मेनी रीजंस कि हम यहाँ पर वी शुड स्टार्ट इट, बट ऑब्वियसली बहुत सारी सोशल रीजन है, रिलीजियस रीजन है. बट मुझे लगता है वो एक आइडियल फॉर्म है अगर सच में ट्रांसप्लांट हो तो डोनेशन ऑफ अ ब्रेन. जिस तरीके से मुबश्शिर साहब आपने अभी बात की कि कुछ मेडिसिन है जिनका किडनी पे असर होता है, कशीर मंश सारनी काल दूध आसान बे म्याद दूध आसान तो दवा छे पाने खेमा. जो सर दर्द की दवाई है पैरास्टामोल इज वेरी कॉमन, मतलब इस खेमा माटम फलिन पे पैरास्टामोल वो कितना इम्पैक्ट करती है किडनी को? बिल्कुल, जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन कोई भी हो, खासकर कोई भी खास पेन किलर्स स्पेशली कहाँ पेन किलर यूज सो दैट इज सह किडनी खतर हार्मफुल. बट ऑब्वियसली पेन जो पेन में होगा वही जानता है कि मतलब यू कैन नॉट कीप ए पेशेंट, किसी को नहीं बोल सकते आप पेन किलर मत खाओ. तो जो शी नीड्स रिलीफ फ्रॉम द पेन है ना, ठीक है, उस टाइम आप तो बोल नहीं सकती हो. बट हाँ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है, अगर उसको लग रहा है कि पेशेंट को बहुत हाई रिस्क है किडनी डिजीज हो, किडनी में तकलीफ होने का. क्योंकि हर पेशेंट को ऐसा नहीं है कि वो हेल्दी पेशेंट है, वो कोई वन ऑफ उसने ले लिया, कोई पेन किलर ले लिया तो उसको बस किडनी फेल हो जाएगी, ऐसा नहीं है. उसके अपने रिस्क फैक्टर होते हैं कि पेशेंट का अगर ये कंडीशन है, जैसे पेशेंट बहुत डिहाइड्रेटेड है या पेशेंट कोई जिसको हार्ट में ऑलरेडी हार्ट फेलियर या कुछ और एलिमेंट है, वो अगर पेन किलर्स लेगा उसको हाई रिस्क है किडनी में तकलीफ होने का. तो उस टाइम डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं कोई ऑल्टरनेटिव पेन किलर
पेन किलर, बिकॉज नॉट ऑल पेन किलर्स विल डैमेज योर किडनी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि दे आर किडनी सेफ, तो वो एक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकते हैं। सो हमेशा यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। दूसरा कि अगर आपको डॉक्टर ने कभी जैसे पीपीआईज की बात कर रहे हैं, दे शुड बी टेकन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। ऐसा तो नहीं कि आपने एक बार स्टार्ट किया तो देन यू कंटिन्यू टेकिंग देम फॉर योर लाइफ, है ना, तो वो दैट इज मोर हार्मफुल, है ना, दैट दे कैन डैमेज योर किडनीज। तो बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स भी हैं जो आपकी किडनी को डैमेज कर सकते हैं। तो सलाह यही रहेगी, यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन। सो बिफोर वी एंड दिस, जो लोग जिन्हें किडनी प्रॉब्लम्स नहीं है, क्या सिम्टम्स है जो उनकी बॉडी में हो और उसके बाद उन्हें किसी नेफ्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि वो सिम्टम्स अगर किसी बॉडी में देखने को मिले? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो किडनी डिजीज़ हैं मोस्ट ऑफ देम आर एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है, तो बहुत एडवांस स्टेज तक आपको सिम्टम नहीं रहता है। फिर पेशेंट एकदम से टेस्ट रिपोर्ट करता है तो उसको लगता है ये किडनी में इतनी प्रॉब्लम हो गई, मुझे तो कोई सिम्टम ही नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यू शुड स्क्रीनिंग होनी चाहिए, स्पेशली जो पेशेंट हाई रिस्क पे हैं, जैसे किसी को फैमिली में किडनी डिजीज़ रही है, कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, तो स्क्रीनिंग में सिंपली आपका KFT आता है या यूरिन का टेस्ट होता है, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपका जो किडनी है दे आर फंक्शनिंग वेल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिजीज आर एसिम्प्टोमेटिक। दूसरा ये है कि अब की जिसको सिम्टम आना हो गए तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे इजी फैटिगेबिलिटी, जैसे किसी कोई बहुत जल्दी थक जाता है, या पेशेंट को जैसे मैंने बताया कि रात में 2-3 बार उठना पड़ता है, पहले तो नहीं होता था, अब 2-3-4 बार उठना पड़ता है यूरिन करने के लिए। या पेशेंट को एल्डरलीज में हो सकते हैं कि उनको उनकी याददाश्त ठीक नहीं रह रही है, और शुबानान। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं, या बच्चों में हो सकता है कि बच्चे में ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है, जैसे बच्चे को उसके एज के जो बाकी बच्चे हैं उनकी हाइट ठीक है लेकिन इसकी हाइट जो है वो बाकी में से कम रह रही है, या उतना अच्छा से खेल नहीं रहा है, जैसे बाकी बच्चे खेल रहे हैं लेकिन ये अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो एजी बहुत जल्दी थक जाता है। तो ये सारी अगर इसमें कुछ भी आ जाए तो यू शुड ना सी कंसल्टेशन। इसमें कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप है कि पर्टिकुलर एज ग्रुप में ज्यादा किडनी डिजीज देखने को मिलती है, या ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है? ये डिपेंड करता है, मतलब बहुत सारी किडनी तकलीफ हैं जो बहुत अर्ली ऑन आ जाती हैं, जैसे कंजेनिटल डिजीज है, जैसे किसी को किडनी या यूरिन ट्रैक अच्छे से बना नहीं है, जैसे नॉर्मली बनता है कि जो एनाटॉमी जो है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बहुत जल्दी प्रेजेंट करेगा। या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं यम पैदेशी आसान, उसमें खास कर तथ वन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, तुम वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेस देन 1 या लेस देन 2 ईयर पहले 2 साल में। तम पत्त किडनी डिजीज पैदे कंजेनिटल लेकिन डे प्रेजेंट लेटर इन लाइफ, वो जल्दी नहीं आते हैं, बाद में पता चल जाता है, जैसे मैंने ADP KD के बारे में, या बहुत सारे उनको तो अच्छा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज तुमसे लेटर ऑन करना प्रेजेंट। अब जो किडनी ज़्यादातर जो डिजीज़ हैं वो एल्डरली एज ग्रुप में ज़्यादा आ जाते हैं, बिकॉज डायबिटीज़ हैं, ओल्ड एज है, तो उस वजह से जो CKD जो है मोर कॉमन विद द एल्डरली पॉपुलेशन। लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो किसी भी एज में मतलब प्रेजेंट कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे, जैसे एक ग्रुप है डिजीज़ का तो मच्छोना जो फीमेल्स में ज़्यादा ऑटो इम्यून डिजीज, वो ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, मतलब यंग फीमेल 16 to 35 ईयर्स ऑफ एज उनमें ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत सारी मतलब अलग अलग डिजीज अलग अलग एज पे प्रेजेंट करती है। क्या किडनी डिजीज भी जेनेटिक होती है, यानी अगर खानदान में किसी को तो है तो उसमें चांसेस ज्यादा है कि उस खानदान में उस घर में किसी और को भी हो सकता है? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनका मोस्ट ऑफ द किडनी डिजीज मतलब उनमें थोड़ा बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर तो रहेगा। अब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मतलब फैमिली में ही चलती है, जैसे किसी को प्रॉब्लम है किडनी में तो उसके बेटे को होगी, या कंसेंजुअस मैरिजेस, जैसे कुछ किसी ने कजिन के साथ शादी की है तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, मतलब वो अब बहुत सारी डिजीज हैं जो बिल्कुल जेनेटिक की होती है, मतलब अगर किसी को तो उसको रिस्क रहता है कि बच्चे को भी वो डिजीज हो जाएगी। स्पेसिफिक कुछ खाना पीना जो हम यूजुअली खाते हैं, कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसी डाइटरी हैबिट्स हमारी जिससे किडनी को इम्पैक्ट होता है? उसमें वही मैं बताऊंगा, वट एवर इज गुड फॉर योर हार्ट इज गुड फॉर योर किडनीज ऑल्सो। जैसे प्रोसेस्ड फूड से अवॉइड करना, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सॉल्ट बहुत कम लेना, हमारे कैलोरी की इंटेक जो है वो कम रहे।
ये सब जो चीज़ें जो आपकी हार्ट को हेल्दी रखेंगी, दे विल कीप योर किडनीज हेल्दी। क्या आप भी ओबेसिटी और किडनी की डिजीज का रिलेशन बोलते हैं? क्योंकि ओबेसिटी तो हर एक डॉक्टर कहता है कि ओबीस होना इज प्रॉब्लमेटिक। बिल्कुल। अब ओबेसिटी का ये है कि इनडायरेक्टली, एक तो डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्टली मतलब ओबेस पेशेंट, उसको डायबिटीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसमें जो है किडनी डिजीज का रिस्क। लेकिन डायरेक्टली भी ये आपकी किडनी को इम्पैक्ट करता है ओबेसिटी। तो उसमें जो बहुत सारी बीमारियाँ, एक बीमारी होती हैं कि जो सिर्फ ओबेसिटी, ओनली बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, और कोई नहीं, डायबिटीज़ नहीं है, उसको हाइपरटेंशन नहीं है, सिर्फ ओबेसिटी है, तो वो किडनी डिजीज जो है that is because of obesity only. Okay. So if we maintain a healthy lifestyle, जो ही उसका वेट कम हो जाता है, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो ही इनका वेट कम हो गया तो किडनी डिजीज वो भी इम्प्रूव स्टार्ट का, that also starts improving. Okay. So if we maintain a healthy lifestyle, हम किडनी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चले, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर सईद मुबशर बुखारी, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, नूरा हॉस्पिटल में इस वक्त काम करते हैं। इन्होंने बताया कि किडनी से जुड़ी क्या क्या बीमारियां हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट और खूबसूरत बात जो इस पूरे इंटरव्यू में मुझे लगी वो डायलिसिस के हवाले से थी। क्योंकि कश्मीर में हम देखते हैं कई सारे पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस करवाते हैं, और जब वो डायलिसिस करवाने जाते हैं तो उनके जहन में कई सारे खदशात होते हैं। मुझे बासा के इस माकले नो डायलिसिस वाइंची एंड, लेकिन जैसा इन्होंने कहा, जैसा बुखारी साहब ने कहा कि डायलिसिस करवाने वाला पेशेंट एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो एक शख्स खुद अपनी गाड़ी चला के आता है, अपना डायलिसिस कराता है और वापस अपने डे टू डे रूटीन को फॉलो करता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, और ये जो इन्होंने बताई, जो बातें इन्होंने की, तो डायलिसिस के हवाले से थी, किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से थी, और ओवरऑल जैसा हर एक डॉक्टर कहता है कि इफ वी मेंटेन ए हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर इस असल ख्यामो, साफ ख्यामो, रित पोस्ट रोज़ो, तो हम हर बीमारी से काफ़ी हद तक खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।